नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2021-22 के लिए हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करा रहे हैं। तो दिसंबर 2019 वाला पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखे थे इसी के ही सीडीपी के जो है वो 30 प्रश्न। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी पेपर के मैथ के जो है पेडागोजी सेक्शन से जो प्रश्न आते हैं, क्योंकि 15 नंबर के जो आते हैं वो पेडागोजी सेक्शन के आते हैं और 15 जो प्रश्न आते हैं वो आपके सॉल्व करने वाले रहते हैं। तो पेडागोजी सेक्शन वाले प्रश्न हम देखेंगे। 41 से लेकर के 55 तक टोटल आपके 15 प्रश्न इसमें होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 41 प्रश्न थे। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने क्या किया, 404 लिख दिया। तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? उनकी जो कॉपी है उनमें सही उत्तर लिखेंगे, या उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, या उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, या उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो बताइए इनमें से कौन सा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब देखिए, कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे उनकी यहाँ पर बात की गई है, तो ये तो ऑप्शन काट दीजिए। तो सबसे बिल्कुल हो ही नहीं सकते, उनको सबसे पहले आपको काटना है, क्योंकि कॉपी में लिख देंगे तो बच्चे समझेंगे कि क्या, कि गलती उनकी कैसी है, उसको दोबारा से सुधारेंगे कैसे। फिर उन्हें मूर्त पदार्थ से, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। तो आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में आपको सभी को साथ में लेकर चलना होता है। चौथा कह रहा है उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अब गलती तो उन्होंने करी ही है, तो फिर सही उत्तर कहाँ से प्राप्त करेंगे जब तक आप उन्हें सही चीज नहीं बताएंगे। तो आपका चौथा ऑप्शन भी यहाँ से कट जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन बचा कि उन्हें जो है वो मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम जो है उसके थ्रू जो है वो समझाएंगे। सेकंड वाला आपका यहाँ पर सही होगा। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, इसके माध्यम से आप जो है वो बताएंगे। वैसे भी अगर बात हो रही है कक्षा 2 की, तो बच्चे जो है वो लिखने से ज्यादा चीजों को देख कर ज्यादा सीखते हैं। तो मूर्त वस्तुओं से आप किसी भी माध्यम से सिखाएंगे तो बच्चे आसानी से सीखेंगे। 42 प्रश्न है आपका कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन जो है वो क्या होता है? त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। ए और सी, ए और डी, ए और बी, बी और सी, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं, तो गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का आपको परिचय देना है, तो सबसे पहले है कि प्रमोट करना आपको त्रिविम विचार क्षमता को। तो त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, और आपका साथ ही साथ यहाँ पर जो आनुपातिक विवेचन है इसको भी जो है वो प्रोत्साहन देना। प्रतिचित्रण जो है, मैपिंग आपको जो है वो पढ़ाना है, तो उसके लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। विषय को सरल और रुचिकर बनाने से जो है आपका नहीं होगा। संख्याओं की निरस्ता की तो बात यहाँ पर की नहीं गई है। तो ए और बी वाला आपका ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हमने यहाँ प्रतिचित्रण पढ़ा पर आपको उतना अच्छा डिटेल में नहीं समझ में आया कि प्रश्न क्या क्या रहा है। पर अगर आपने इसी का इंग्लिश में पढ़ा कि द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स कैरिकुलम इज आर, तब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मैपिंग को पूछा गया है। हो सकता हो हिंदी से ज्यादा आपको इंग्लिश के टर्म समझ में आए, इसलिए दोनों टर्म को एक बार अवश्य पढ़ लिया करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड वाला ए और बी दोनों जो है वो सही हो जाएगा। 43 प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का जो भाग है वो नहीं है? पहला कह रहा है चौपड़ यानी कि टाइलिंग, दूसरा कह रहा है सममिति, तीसरा कह रहा है प्रतिरूप, और चौथा कह रहा है अनुपात। प्रतिरूप मतलब होता है पैटर्न्स, सममित मतलब होता है सिमेट्री, रेशियो आप जानते ही हैं, चौपड़ टाइलिंग जो है आपका टेजिलेशन जो है वो होता है। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा जो विषय है वो प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का नहीं हो सकता है, तो वो आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या रेशियो आप कह सकते हैं। अनुपात प्राथमिक स्तर का नहीं है, उसके बाद के लेवल के लिए आता है। बाकी ये जो सारी चीजें हैं वो सभी आपको प्राथमिक स्तर पर देखने को मिलती हैं। 44 प्रश्न के सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयत जो हैं उनका क्षेत्रफल समान हो सकता है? पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा, टाइल, चार यहाँ पर दे रखे हैं।
तो किनका किनका यूज हो सकता है? केवल बी का, बी और डी का, केवल सी का या ए और डी का। आपको बताना है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना ही जो अध्यापक है वो इनमें से कौन कौन सा साधन है या शिक्षण अधिगम सामग्री है इसका यूज वो कर सकता है, ये दर्शाने के लिए कि विभिन्न आयामों वाले दो आयत जो हैं उनका क्षेत्रफल समान हो सकता है, उनका एरिया समान हो सकता है। डिफरेंट डायमेंशन कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो स्केल, ग्राफ पेपर, थ्रेड या टाइल्स में से आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका बी और डी यानी कि ग्राफ पेपर और टाइल, ये दोनों का यूज आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होगा। ग्राफ पेपर और टाइल जो है इनका यूज करके आप चीजों को समझा सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 45 है कि इनमें से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप या व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो इनमें से आपको बताना है गणित में उपलब्धि कम होने का क्या कारण हो सकता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका तो एक्चुअल में यहाँ पर दो आंसर हैं। एक वो आंसर जो ऑफिशियल आंसर की में दिया गया था और एक वो जिसकी संभावना भी बन सकती है। तो गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो ऑफिशियल आंसर की में आपका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आंसर दिया गया था। पर कई किताबें ऐसी हैं जहां पर व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता को गणित में उपलब्धि कम होने का रीजन जो है वो बताया गया है। तो ऑफिशियल आंसर की के साथ ही हम जाएंगे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पर कई किताबें ऐसी भी हैं जिनमें व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता को भी बताया गया है, इसलिए मैंने आंसर आपको दोनों ही बता दिए। बाकी जो नंबर जिसमें मिलेंगे वो तो आपका ऑफिशियल आंसर की वाला आंसर होगा, तो आपका सेकंड वाला ऑफिशियल आंसर की वाला जो है वो दिया गया था। 46 प्रश्न ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, इनमें से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी? लघुत्तम समापवर्तक विधि का आप प्रयोग करें, कागज की पट्टियों का प्रयोग करें, डायनेस ब्लॉक्स का प्रयोग करें या संख्या चार्ट का प्रयोग करें। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। चीजें समझ आए, वीडियो पसंद आए, लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा और लोग भी जुड़ते रहें और साथ ही साथ प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहें। तो बताइए कौन सा अच्छा तरीका होगा अगर आपको बच्चे को बताना है कि 1/4 1/3 से छोटा है। आप जानते हैं, खुद भी हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि 1/4 यानी कि 1/4 किसी का हिस्सा हो जाएगा। जैसे कि आप ऐसे देखते हैं ना, एक पिज्जा है, अब 1/4 मतलब इसके 4 हिस्से हो जाएंगे। अब 1/3 की अगर बात करेंगे तो इसके हम 3 हिस्से करेंगे इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है 3 हिस्से आ जाएँगे, 1, 2, 3 करके। तो 1/4 में जब 4 हिस्से आ रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो उस आधार पर आप कह सकते हैं छोटा है। तो बच्चे को किस आधार पर समझाएँगे? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे कि तो आंसर की बात करते हैं ऑफिशियल आंसर की में आंसर इसका कागज की पट्टियों का प्रयोग जो है वो दिया गया था। तो हम ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही सारे आंसर बता भी रहे हैं आपको, तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। इसके अलावा कई किताबें हैं जिनमें आपको डाइस ब्लॉक आंसर दिया रहता है, तो डाइस ब्लॉक का यूज़ जोड़ना, घटाना, गुणा भाग इन सभी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। छात्र की जो बुनियादी गणितीय अवधारणा है उनको सिखाने के लिए डाइस ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। बाकी इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आपका कागज़ की पट्टियों का यूज़ जो है वो किया जाता है और ऑफिशियल आंसर की में भी सेकंड वाला आंसर दिया गया था। 47 प्रश्न आपका है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? पहला कह रहा है पाठ्य जो पुस्तक है उसके अनुक्रम का अनुसरण करना। दूसरा है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। तीसरा है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें और चौथा है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल, तो आपका आंसर थर्ड वाला यहाँ पर सही होगा कि विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की जो संरचना है वो जो है वो करें। तो थर्ड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 48 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण जो है वो नहीं माना जा सकता है। जब भी प्रश्न में नहीं लिखा हो जरूर ध्यान रखिएगा। पहला कह रहा है कि गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल सही है। जबकि आपको गलत छांटना है तो ये तो सही है।
दूसरा कह रहा है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग-अलग प्रकार से समझ सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, ये आपका गलत हो सकता है। गणित और दूसरे जो पाठ्येतर क्षेत्र हैं, उनके बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है, तो ये आपका सही है, तो ये वाला भी फोर्थ सही है, तो गलत कौन-सा है? गलत यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में वही कह रहा था किसी संरचनात्मक गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता, तो थर्ड वाले ऑप्शन को जो है वो नहीं माना जा सकता। इंग्लिश में टर्म भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट, तो ये आपका गलत है। अगला देखते हैं आपका 49 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? गणित तथ्यों को सीखने के बारे में गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। गणित पूर्णतया विषय परक है और मान सदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। मान सदर्शन मतलब विजुअलाइजेशन जो है उसको कहते हैं। अब देखिए हिंदी टर्म इसका ऐसा है कि मतलब आप कभी सुने नहीं होंगे, पर विजुअलाइजेशन आपने काफ़ी बार सुना होगा, इसीलिए मैंने कहा इंग्लिश टर्म को भी ज़रूर पढ़ लिया करिए। तो कौन से कथन को सहमति गणित के संरचनात्मक से की जा सकती है रचनावादी दृष्टिकोण से? तो बस यही आपका सही हो जाएगा। विजुअलाइजेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यही फोर्थ वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 50 प्रश्न आपका देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? पहला कह रहा है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। दूसरा कह रहा है मानचित्र जो है उन पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। तीसरा कह रहा है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना और चौथा कह रहा है संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो कौन-सा सबसे बढ़िया तरीका होगा, ये आपको बताना है। किसके संदर्भ में? तो आप कहेंगे त्रिविम जो चित्र हैं, ये त्रिविम जो समझ है चित्रनाट्य करके उसको विकसित करना। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे कि चंद्रमा के उदय से तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो ऑप्शन डायरेक्ट काट दीजिए। मानचित्र जो है उस पर अगर आप दिखाएंगे तो वो 2D में जो है वो आएगा, तो ये भी आप ऑप्शन काट सकते हैं। संख्याओं को संख्या रेखा पर से त्रिविम समझ नहीं आएगी, पर बोतल का जो ऊपरी दृश्य होता है उसको चित्रित अगर आप करेंगे तो ये 3 डायमेंशनल जो भी आप त्रिविम समझ है उसको विकसित करना चाहते हैं, उसके माध्यम से जो है वो कर सकते हैं। अगला देखते हैं आपका 51। गणित के अधिगम के संदर्भ में इनमें से क्या जो है वो सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। गणित में जो है वो उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा जो होती है वो स्वाभाविक होती है, तो आप कहेंगे सही नहीं है पूछा गया है, तो आप कहेंगे ये चीज़ आपकी एबिलिटी जो होती है मैथ में वो अपने आप नहीं होती, पहले से नहीं होती, आप बनाते हैं उसको। तो पहला वाला गलत बिल्कुल हो सकता है। दूसरा कह रहा है अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। सही है आपका। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर जो है वो होता है। एक क्वेश्चन अभी हमने ऊपर देखा भी था। और फोर्थ कह रहा है विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों कि भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है, ये भी आपका आएगा। पर प्रश्न में आपसे कह रहा है गणित के अधिगम के संदर्भ में कौन-सा सही नहीं है, तो पहला ही यहाँ पर सही नहीं है कि एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज़ इनेट, यानी गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक जो है वो नहीं होती है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकारों को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, व्यवकलित जमा या व्यवकलित घटा। तो इनमें से कौन-सा आप यूज़ करेंगे? कंपैरिजन एडिशन, कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन, टेक अवे एडिशन या फिर टेक अवे सब्सट्रैक्शन, कौन-सा सही होगा? तो यहाँ पर केवल शाब्दिक समस्या के प्रकार के बारे में बात की गई है। आंसर की बात करते हैं तो 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो आप क्या करेंगे? निकालने के लिए मनीष के पास कितनी है तो सिंपल से दो जोड़ देंगे। तो तुलनात्मक जमा जो है एडिशन जो है आपका कंपैरिजन करके आपका आएगा, यही आपका ऑप्शन सही होगा। 53 प्रश्न है आपका हिंदू अरबी गणना प्रणाली के निम्नलिखित में से क्या जो है वो सही नहीं है? एक संख्या में अंक की स्थिति उसका मान बताती है। दूसरा कह रहा है यह एक योगात्मक प्रकृति का है। तीसरा कह रहा है इसमें आधार 2 की प्रणाली जो है उसका पालन किया जाता है और चौथा कह रहा है यह गुणात्मक प्रकृति का है। कौन सा इनमें से सही नहीं है?
आंसर की बात करते हैं तो हिंदू अरबी गणना प्रणाली के निम्नलिखित में से इसमें आधार 2 की प्रणाली जो है उसका पालन किया जाता है, ये जो है आपका सही नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं जो है वो यहाँ पर पूछा गया था। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आधार 2 की प्रणाली का पालन किसमें किया जाता है? तो वो किसमें किया जाता है? वो किया जाता है बाइनरी नंबर में। बाइनरी जो प्रणाली होती है, उसमें जो है इसका यूज़ किया जाता है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे इसमें ये नहीं आएगा। 54 प्रश्न आपका है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया को जो है वो पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति, और ये सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, इसके बाद लास्ट प्रश्न होगा और एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। तो ज्यामितीय प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए, या बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की जो अंतर्दर्शी समझ है उसको विकसित कर सकें, या प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे पहले नहीं होना चाहिए वाला ऑप्शन काट दीजिए, ये तो सीधे ही गलत कह रहा है। इन तीनों में से छाटिए और बताइए कौन सा जो है वो प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति का अध्यापन आपको करना है, उसके लिए एक वांछनीय प्रक्रिया हो सकती है। आंसर की बात करते हैं तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा कि चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, यानी प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। पेडागोजी के टोटल 15 प्रश्न आते हैं, इसलिए हम केवल एक बार में पेडागोजी के ही प्रश्न जो है आपको करा रहे हैं, और पेपर में भी आप देखेंगे तो सेम इसी टाइप पर ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी आपको प्रश्न की लेंथ देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसे बड़े ही पेपर आपको यानी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, और थोड़ा-सा ऑनलाइन में हो सकता है आपको शुरुआत में दिक्कत महसूस हो, तो 1-2 मॉक टेस्ट ऑनलाइन ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। लास्ट प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सब लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। 55 प्रश्न कह रहा है, इनमें से क्या गणितीय तर्कणा जो है उसका सूचक है? गणितीय जो संकल्पनाएं हैं उसकी परिभाषा देने की क्षमता, या फिर गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, या परिकलन में निपुणता की क्षमता, या विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो कौन-सा इनमें से जो है वो सही होगा? गणितीय जो तर्कणा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग? तो सबसे पहला सबसे लास्ट में जो कह रहा है स्मरण करना, ये तो आपका ऑप्शन कट जाएगा। सही सूत्रों को रटना तो आपका बिल्कुल रटने की बात ही नहीं होगी। अब इन तीनों में से आप अगर आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा, एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, यानी कि गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। ये जो है वो गणितीय तर्कणा का सूचक में आ जाएगी। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो 57 वाला नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, इसी पेपर का ही प्रश्न है और सॉल्व करने वाले प्रश्नों में से है। सभी लोग सॉल्व अवश्य कीजिएगा, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक जो है क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का जो है वो गुणज है। तो आपको संख्या जो है वो बतानी है। ए ऑप्शन है आपका 57, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 35 और 4 ऑप्शन है 13। इस प्रकार के प्रश्नों प्रश्नों को कोशिश किया करिए कि ऑप्शन से आप करें, तो आप आसानी से जो है वो कर ले जाएँगे। तो वीडियो के मेन कमेंट में आंसर आपका बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज गुड में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।